दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है ठीक ठाक दिन गुजर रहा होगा। बस खुश मिजाज रहिए और किसी तरह डरने की ज़रूरत नहीं है, बचाव की ज़रूरत है। डरने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई इलाज तो फ़िलहाल है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दो तरह का मत सामने आया है। एक वो लोग हैं जो इससे डायरेक्टली इफ़ेक्टेड नहीं हैं, मतलब अगर वायरस रहे ना रहे उनकी ज़िंदगी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला है। वो सभी लोग का ये कहना है कि भाई लॉकडाउन होना चाहिए, जिनकी ज़िंदगी पे डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ रहा है वो कह रहे हैं। और जो लोग अफेक्टेड हैं वो लोग लॉकडाउन के अगेंस्ट में हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, देखिए स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है केस। और अमेरिका में भी कोई कंट्रोल नहीं है। कल 27,000 न्यू केसेस रिपोर्ट हुआ है। तो अमेरिका की स्थिति हम कहेंगे कि बहुत अच्छी नहीं है। देखिए इंडिया में भी केसेस अब तो 10,000 और 11,000 का बेस बन रहा है और धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और देखिए इंडिया, आप जान रहे हैं कि हम लोग की पॉपुलेशन क्या है। चीन पॉपुलेशन में अधिक रहते हुए एक काम तो बुद्धिमानी का किया था। जैसे उसको पता चला इस बीमारी के बारे में, इस वायरस के बारे में, वो पूरे वुहान सिटी को बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया था और अच्छे खासे समय तक लॉकडाउन रखा था। इसके लिए इसी वास्ते पूरा चीन इस बीमारी से बच गया, स्प्रेड नहीं हो सका। और हम लोग के यहाँ ये स्थिति नहीं है। हम लोग के यहाँ ये लगभग पूरे भारत में फैलता जा रहा है धीरे 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 धीरे। पहले महाराष्ट्र में ज़्यादा संक्रमण हुआ, अब देख रहे हैं दिल्ली, गुजरात, मतलब जो मेजर इकोनॉमिक हब है हमारा वो इफेक्टेड है। अब मान लीजिए महाराष्ट्र और गुजरात और दिल्ली, यहाँ से मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है और ये वाइडली इफेक्टेड है। इसको थोड़ा सा सरकार इस पे सोचे कि भाई इसको कैसे आप काबू में ला सकते हैं। देखिए अदर अल्टरनेटिव कोई है नहीं। आम पब्लिक को आप कितना भी कह लीजिए मास्क पहनना चाहिए, अवेयरनेस, हमारा पॉपुलेशन में आप देखिए लोग की क्या स्थिति है। बहुत लोग मास्क भी लगाए हुए मिल रहे हैं तो मास्क उनके यहाँ लटका हुआ है। कोई फ़ायदा नहीं है, मास्क के बारे में बात करने से फ़ायदा नहीं है। मतलब हम देख रहे हैं कि परसेंटेज में लोग हैं जो अवेयर हैं, जो ज़्यादा न्यूज़ और वगैरह से अवेयर हैं, वो जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। या उनके घर में बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, वो लोग बहुत अवेयर होके चल रहे हैं। मतलब हाथ धोना, सैनिटाइजर, ये सब वही लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आम पॉपुलेशन जो मास पीपुल है और उनको समझाना मुश्किल है। कहाँ कहाँ तक आप जाके समझाइएगा। देखिए लॉकडाउन से एक चीज़ तो था कि कम से कम लोग घर के अंदर था, ये एक बेनिफिट था। और लॉकडाउन खोल देने से क्या हुआ, अभी की स्थिति में हम समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस थी। अभी जिस तरह से वायरस स्प्रेड कर रहा है उसको कंट्रोल करना, अगर अभी हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत भयावह स्थिति इंडिया में हो जाएगा। इस पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि भाई क्या करें, कैसे आम जनता को बचाएं। इसलिए कि देखिए फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी इफेक्टेड हो रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या हम लोग के यहाँ ये है मेडिकल फैसिलिटी की है। अब इसको कितना भी आप दुरुस्त करेंगे, अगर मास पॉपुलेशन कोविड इफेक्टेड हो जाएगा तब आप क्या कीजिएगा, कहाँ कहाँ उनको एकोमोडेट कीजिएगा। प्राइवेट में बेड का चार्ज ज़्यादा है, सब लोग प्राइवेट में नहीं जा सकेगा, आम आदमी बेमौत मारा जाएगा। इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर वक्त रहते इस पे नहीं ध्यान दिया गया स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। खैर मेरे बारे में तो लगभग लोग परिचित होंगे ही, मैं बराबर अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं एक MSME हूँ, मेरा नाम संजीव वर्मा है, रहने वाला बिहार का हूँ, रहते पटना में हूँ। और सीलिंग फैन और LED का काम मैं यहाँ पे प्रेजेंटली कर रहा था। और ICICI बैंक वाले ने जो मेरे साथ किया उसकी जानकारी के लिए कृपया वॉल्यूम 1 को अवश्य देखिए। वॉल्यूम 1 और 2 एक बार आप देख लीजिएगा ना, काफ़ी कुछ अलर्ट हो जाइएगा। मैं बराबर बोलता हूँ
लगभग हर वीडियो में कोशिश करता हूँ इस बात को रखने की कि कोई भी बिजनेस करना हो, बिजनेस अवश्य कीजिए, और बिजनेस के अलावा सही पूछिए तो कोई बढ़िया सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। कल देखिए न्यूज़ में आया, जेसीबी के फैक्ट्री में से 1000 कर्मचारी को लोग बाहर कर दिया। क्या करेगा, डिमांड नहीं है मार्केट में। मार्केट में जब डिमांड नहीं रहेगा, और ये अभी लगता है कि लंबे समय तक मामला खिंचाएगा। अब जीएसटी का कलेक्शन देखिए मात्र 45% हुआ है, अभी हो सकता है आने वाले समय में और कम जाए। बिक क्या रहा है आप सोचिए। एक कागज और कलम उठा के आप ठीक से लिस्ट बनाइए क्या जरूरत का सामान है, जो जरूरत में रोज आ रहा है, बस उसी का अब जरूरत है। लंबे समय तक उसी चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत आज के डेट में हर लोगों को महसूस हो रही है। चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो पंखा का ज़रूरत तो है और बत्ती का भी ज़रूरत है, ये दो का ज़रूरत रहेगा। इसको थोड़ा सा सोचिएगा, ये एसेंशियल में आता है। गर्मी में बिना पंखा के आदमी नहीं रह सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ फ़ैन इंडस्ट्री के बारे में। मेरा वॉल्यूम 9 से आप देखिएगा कैसे फ़ैन इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है, और मैं बराबर स्ट्रेस देता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम है कि हिसाब लगाना मुश्किल है। अब सोचिए ना, अगर ये काम मेरा 2014 में स्टार्ट हुआ रहता, आज के डेट में मैं कहाँ रहता, 75 करोड़ का मालिक होता, सरकार को भी 100 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ होता। लेकिन ये जो आईसीआईसी बैंक के कर्मचारी हैं, अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये किसी का भी नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी फहरिस्त का डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। आपको अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो ना, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, बहुत जानकारी हासिल होगी। इस बैंक से तो आप अलर्ट हो जाइएगा कम से कम। और वैसे मैं बोलता हूँ, बैंक का इस्तेमाल सिर्फ 2 काम के लिए करना चाहिए, बिजनेस में पैसा प्राप्त करने के लिए और किसी को रॉ मटेरियल के लिए पैसा भेजने के लिए या माल मंगाने के लिए, बस। इसके अलावा बैंक का यूज़ किसी चीज़ के लिए कोशिश मत कीजिए करने का। पैसा मंगाना हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और पैसा भेजना हो, भले बैंक उसमें सर्विस चार्ज ले ले, दे दीजिए उसको। लेकिन कभी भी कर्ज के लिए बैंक के चौखट पे मत जाइए। बहुत खराब चीज़ है कर्ज। आप सोते हैं आपका बिजनेस डूबता है, बैंक को उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे, आपको हाथ मिलेगा काम करने के लिए। 2 पार्टनर रख लेंगे, 6 हाथ होगा, आपका काम ज़्यादा आराम से बीतेगा, बहुत अच्छा बीतेगा। देखिए मैं अपने बारे में, अब देखिए एक एमएसएमई बेरोजगार है, ठीक से समझिए। एक एमएसएमई को लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने के चलते बेरोजगार कर दिया। मतलब वो सर्वेयर को अगर मैं घूस दे देता तो मेरी कंपनी आज चलते रहती। आज के डेट में सितंबर जब पटना में बाढ़ आया, उसके बाद से मैं कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड हूँ। और संजोग से मैं ये यूट्यूब चैनल जो मेरा, एक ज़माने में कुछ वीडियो अपलोड कर दिया था, और यूट्यूब पे आज पिछले 39 डेज से मैं आपसे डायरेक्टली कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट होने की। एक रिक्वेस्ट है, कभी भी मेरा बात अगर अच्छा लगता हो ना, तो थोड़ा सा टाइम देने का कोशिश कीजिए। अगर आप शुरू का 2-4-10 मिनट देख के छोड़ देंगे तो हो सकता है कि बाद में जो बातें हैं उससे आप वंचित रह जाएं। इसलिए कि शुरुआती दौर में हमेशा मेरी कोशिश होती है मैं करंट अफेयर्स पे बात करूं आपसे, और उसके बाद मेरी अब कोशिश है कि मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूं। अब देखिए, मैं बता रहा था कि आईएएस ड्रॉप करने का 3 रीज़न मैं बताया, पिछले एपिसोड में देखिएगा और कोशिश कीजिएगा वॉल्यूम 1 to अब तक एक करंट वॉल्यूम और एक पीछे का लेके चलिएगा, कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। मतलब बिल्कुल मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ 33 मिनट्स 3 मिनट्स प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको 33 मिनट्स का टाइम देना होगा। जो लोग देख रहे हैं पूरा वीडियो, वो लोग हमको रिपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको लेसन मिल रहा है। जरूरी नहीं है हर जो लाइफ छोटा है और हर एक्सपीरियंस को करके प्राप्त किया जाए। अगर ठोकर लगना है तो ये हिस्ट्री से लेसन लेना चाहिए। जब मैं आईएएस के लिए हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री आदमी को पढ़ना चाहिए। मैं बार बार अब एक बात दोहराऊंगा,
चूँकि मैं अपनी आईएएस की प्रिपरेशन के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हो तो पिछला वॉल्यूम देखिएगा। जो लोग आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल करना चाहिए। 2-3 जॉब है, एक आईएएस हो गया और एक बिल्कुल आदमी को सीए की तरफ जाना चाहिए। अगर कॉमर्स का विद्यार्थी है तो सीए बिल्कुल करना चाहिए, आर्ट्स का विद्यार्थी हो तो आईएएस बिल्कुल करना चाहिए, और साइंस में तो डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों का डिमांड कभी घटेगा नहीं। ठीक है, आज वायरस है, जिस दिन इसका वैक्सीन निकल जाएगा आप देखिएगा केसेस कमने लगेगा और हम लोग इस वायरस पे काबू पा लेंगे। उसके बाद ये वायरस का नामो निशान नहीं रहेगा। देखिए जापान को देखिए, वहाँ पे अवेयरनेस है पब्लिक में। जापान में केसेस काबू में, कंट्रोल में है। वहाँ पे सालों भर लोग मास्क लगाते हैं। यहाँ पे इसका देखिए मेन इनपुट का सोर्स क्या है, मुंह, नाक और आँख। तो इसको प्रोटेक्शन बड़ा जरूरी है। मास्क नहीं लगाएगा लोग, और इस पान खाता है लोग फेंक देता है, थूकना, ये सब बड़ा स्थिति खराब है। ये सब कितना आप कंट्रोल कीजिएगा, कितना आप हर आदमी के पीछे कैमरा लगा दीजिएगा, हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये आम आदमी में अवेयरनेस नाम का चीज़ हो ही नहीं सकता है। कितना आदमी समाचार देखता है, कितना आदमी इतना इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। तो अभी जो स्थिति है, अभी की स्थिति में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे पीक के तरफ हम लोग थोड़ा पीक से दूर हो जाएं। हल्का हल्का चलते रहे, मतलब केसेस आएंगे लेकिन उसकी तादाद कम रहनी चाहिए, और हम लोग को वायरस का जो वैक्सीन है उसका वेट करना चाहिए। कभी भी स्कूल खोलने की तरफ मत सोचिएगा भूल से भी। जो कंट्री इस कोशिश को किया, इतना केसेस बढ़ा कि वापस स्कूल बंद करना पड़ा। जब हमारे भविष्य ही चौपट हो जाएगा, बच्चे ही अगर बीमार पड़ जाएंगे, अब बच्चों को क्या 14 दिन तक माँ बाप छोड़ सकता है कहीं? संभव नहीं है। एक वयस्क भले झेल लेगा, जो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा वो भी देख लेगा, लेकिन बच्चों को बचाइए। कभी भी स्कूल खोलने की मत सोचिएगा। मैं सुनता हूँ कि जुलाई मिड में खुलेगा, ये आप पहले इसको देखिए कि वायरस का क्या स्थिति है। अब वायरस पे जिस दिन काबू पा लीजिए, पढ़ाने का तरीका मैं बताया हूँ। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये उनका भविष्य है। आप 1 to क्लास 12 का 12 चैनल खोल दीजिए दूरदर्शन पे, अलग अलग इंडिपेंडेंट चैनल, मैं बताया हूँ डिटेल में, आप पिछला वॉल्यूम देखिएगा। एकदम हर क्लास का अलग चैनल आप खोल दीजिए और पढ़ाना चालू कीजिए बच्चों को। ये ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं है, ऑफलाइन भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको चैनल के थ्रू पढ़ाना पड़ेगा, और ये काम गवर्नमेंट को टेकअप करना पड़ेगा। एक सीबीएसई का चैनल खोल दीजिए, और दूसरा इंग्लिश, जो भी रीजनल लैंग्वेज के लोग हैं, जैसे गुजरात हो, जहाँ पे कल्चर ज़्यादा डेवलप किया हुआ है, जो भी कल्चरल स्टेट है, वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश कैसे सीखा जाए, उसका एक इंडिपेंडेंट चैनल अलग होना चाहिए। वो गुजरात के लिए एक अलग रीजनल लेवल में होना चाहिए कि गुजराती से इंग्लिश कैसे सीखा जाए, बंगाली से इंग्लिश कैसे सीखा जाए, तमिल से इंग्लिश कैसे सीखा जाए। जब ये चीज़ पे आप काबू पा लेंगे, हर बच्चों को आप इंग्लिश सिखा देंगे, तो ये जो सीबीएसई का सिलेबस है वो हर बच्चा पढ़ लेगा। इसलिए कि देखिए रीजनल बोर्ड्स हैं, जैसे बिहार में बिहार बोर्ड, गुजरात में गुजरात, उन सबको कोशिश कीजिए। बीच का सीबीएसई है, आईसीएसई ठीक है, ऊपर का चीज़ है, उसमें कम स्टूडेंट हैं, रीजनल में स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इनको भी सीबीएसई में लाइए। आप सीबीएसई का चैनल खोल सकते हैं, अप टू क्लास 12 का 12 चैनल खोल दीजिए। अब बच्चों की पढ़ाई को विशेष ध्यान दीजिए, इसलिए कि टीवी देखने के लिए इंटरनेट का लिंक का जरूरत नहीं है, और दूरदर्शन का चैनल जगह जगह उपलब्ध है। सॉरी, देखिए हुआ कुछ यूँ कि जब भैया की इच्छा हुई नीचे में स्टूडियो बनाने का, तो मैं बोला कि चलो बड़े भाई हैं, और बड़े भाई से मेरा लगाव कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी का था। अब उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं 2-3 वजह को देखते हुए आईएएस को फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया। मतलब एकदम ड्रॉप नहीं किया, पोस्टपोन किया, चलो 1 साल के बाद कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए कंस्ट्रक्शन से मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता था। मैं इसकी चर्चा आपको डिटेल में करूंगा। जिस मकान में मैं रहता हूँ, इस मकान को एकदम नीचे से इवन की मैप ड्रॉ करने का काम भी मेरा था।
और नीचे से आज ऊपर तक इस मकान को खुद मैं बनवाया हूँ। इसलिए कंस्ट्रक्शन का अनुभव बहुत, और उस समय एज क्या था, 1987 में इस मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। आप लगा लीजिए 71 का बर्थ है, 16 साल की आयु में हम समझते हैं। और मेरे फादर ने मुझे ये मौका दिया। मौका देने का कारण है वो देख रहे थे कि ये लड़का तो बचपन से इंडिपेंडेंट है, इसको मौका देने में उनको कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। और वो उस समय एक अलग डिटेल कहानी है, उस पर आज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टूडियो के विषय में बात करूँ। इसलिए कि देखिए, जो बिजनेस फिलहाल में कम कर दिया था, मतलब केबल टीवी में स्लीपिंग पार्टनर बन गया था, और वहाँ से ज़्यादा नहीं, मतलब जो मेरे पार्टनर देते थे ओनली 3,400 रुपीज़ वो भेजना चालू किए थे। मैं उसको भी सहर्ष स्वीकार करते गया, उस पर भी मैं कभी इफ़ बट नहीं बोला, भले इनकम जो भी होता हो। हम बहुत लोग, मैं हमको बोला, लोग भड़काने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन मैं हमेशा बोला कि नहीं, जो भी अशोक जी दे दे, रस्तोगी जी दे दे, मैं रख लेता था। और वो नियम से 3,400 रुपये हमको भेजना चालू किए जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था। मैं एज ए स्लीपिंग पार्टनर बन गया था, और कभी भी कोई मेजर टेक्निकल फॉल्ट आता था तो मैं जाके अपना वहाँ पे सेवा जरूर देता था, उसमें मैं कभी पीछे नहीं था। फिर मैं अपना जाके जो भी फॉल्ट है, किसी से डिटेक्ट नहीं हो रहा है, पहले कोशिश होती थी फ़ोन से गाइड कर देने का, अगर उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं प्रैक्टिकली वहाँ पे जाता था। तो कंस्ट्रक्शन से मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता था। मैं कोई इंजीनियर था नहीं, मैं कॉमर्स पढ़ रहा था। स्कूल में भी, हमारे स्कूल में, मैंने जमशेदपुर का सेंट मेरी हाई स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल था जमशेदपुर का, वहाँ पे इकोनॉमिक्स के जगह कॉमर्स की पढ़ाई होती थी। तो कॉमर्स 9th और 10th में भी पढ़ा था, और आईकॉम उस समय कर रहा था। 87 में आईकॉम फर्स्ट ईयर में था। तो ये आईकॉम बीकॉम सब मेरा, मतलब 7 ईयर्स में, जनरली लोग 5 साल कॉमर्स पढ़ते हैं, तो मैंने 7 साल में कॉमर्स पढ़ा था। तो स्टूडियो बनाने के लिए सबसे पहले, चूंकि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियो में विजिट किया हुआ था, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काफ़ी कामें हुई हुई थी, देखा था, बहुत नज़दीक से देखा था, रिकॉर्डिस्ट के साथ बैठा था, घंटों 10-10 घंटा बैठा था, तो एक्सपीरियंस तो था। चूँकि बॉम्बे मैं बताया हूँ आपको 13-14 साल की आयु से मैं जाता था, तो एक एक्सपीरियंस था। और ये जो बात स्टूडियो का है, ये कहानी है आपको 1996 की। तो उस समय आप देख लीजिए कि 96 में मेरा एज आप निकाल लीजिए, 24 ईयर्स के आसपास था। तो एक्सपीरियंस, बॉम्बे में आना जाना काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ था। तो जो एरिया था नीचे का, मेरा एक हॉल था, मैं उसको, जो मेन होता है, उसमें 2 बूथ क्रिएट किया, मैप ड्रॉ किया। सबसे पहले किसी भी काम करने के लिए उसका नक्शा बनाना ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैप ड्रॉ किया, एक कंट्रोल रूम का मैप ड्रॉ किया, बूथ, जो सिंगर के लिए बूथ होना चाहिए, रिदम के लिए, ये 2 चीज़ के लिए तो अलग बूथ होना ही चाहिए। और बाकी कंट्रोल रूम में जो इलेक्ट्रॉनिक, जिसका इंटरनल रिकॉर्डिंग होता है, जिसमें माइक की ज़रूरत नहीं है, उसको हम कंट्रोल रूम में उसका बूथ बना दिए थे, जगह बना दिए थे कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कीबोर्ड वाले हैं, ऑक्टा पैड वाले हैं, जो ड्रम का आज आधुनिक रूप आता है, और जो भी गिटारिस्ट हैं उसको अगर इंटरनल उनका रिकॉर्डिंग लेना है, जहाँ भी इंटरनल था वो कंट्रोल रूम में कर दिया था उसको। और जो जहाँ माइक की ज़रूरत थी, जैसे रिदम का था, तो रिदम का एक अलग बूथ बना दिया था रिदम के लिए, और वॉइस के लिए अलग बूथ था, और एक मल्टीपर्पज़ ओपन एरिया था। तो इस तरह से एक 4 ट्रैक स्टूडियो का नक्शा मैं बनाया। उस समय 4 ट्रैक, मैंने लेटेस्ट में उस समय 4 ट्रैक ही था। उसके बाद सबसे पहले काम था साउंड प्रूफिंग का। साउंड प्रूफिंग का काम के लिए देखा था, बहुत कुछ आइडिया वगैरह था, और उस समय इतना स्मार्टफोन वगैरह का ज़माना नहीं था। उस समय तो हमको लगता है कि जिस समय मैं स्टूडियो बनाने चला था, उस समय मोबाइल नहीं, पेजर का ज़माना था, नया नया पेजर आया था, उस समय मोबाइल भी नहीं था। तो जो भी इंफॉर्मेशन था वो आपको डायरेक्टली, जो आपको समझ में आ रहा है, दिमाग चल रहा है, या कुछ बुक्स के सहारे से आपको वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स उस समय बड़ा लिमिटेड था। मतलब ये उतना यूजर फ्रेंडली उस समय इंटरनेट वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, मतलब मेरे पास कंप्यूटर फर्स्ट टाइम आया मेरे मैरिज के टाइम में।
और वो भी 450 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, सोच लीजिए, और 4 GB का हार्ड डिस्क। अब सोचिए वो ज़माना क्या था। उस कंप्यूटर को खरीदने में भी 60,000 लगा था। आज तो खैर 30,000 में क्या लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा उसका। तो वो वक्त था। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मेनली एक सोर्स था बुक्स का, या आपको डायरेक्टली जाइए और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, नहीं तो बुक्स का सहारा लीजिए, अदर सोर्स नहीं था। तो मैं इतना जब स्टूडियो में काम किया था तो थोड़ा सा ध्यान था कि साउंड प्रूफिंग क्या होता है नहीं होता है। तो सिंपली क्या किया कि दीवार में लकड़ी का फ्रेम, कारपेंटर को बुलाया, उससे बोला कि भाई ये पूरे में लकड़ी का फ्रेम बना देना है दीवार में, एकदम दीवार में, इवन की छत में, सब जगह, है ना। ज़मीन में तो चलो आदमी कारपेट बिछा देगा, इसलिए कि देखिए वॉइस का क्या है कि वॉइस जाता है और सरफेस पे टकराता है, और टकरा के जब रिटर्न आता है तो वो इको जनरेट करता है। ये सब नॉलेज था। तो वॉइस कहीं भी जाके वो टकरा के वहीं पे वो खत्म हो जाए, वो रिटर्न नहीं आए, तो वैसा कुछ करना था। तो लकड़ी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, और उसमें छेद कर देना है, पीछे फोम दे दीजिए, तो वॉइस अंदर में जाके टूट जाएगा, टकराएगा और टूट जाएगा। या आप अच्छा कर्टेन लगा सकते हैं, कर्टेन भी बहुत अच्छा सोर्स है, वो भी वॉइस को इको इफेक्ट वो भी नहीं दे पाता है। लेकिन आपके घर के अंदर में अगर कोई म्यूजिक बज रहा है या बाहर में कोई साउंड आ रहा है, तो वो उसके लिए आपको सब दरवाजा को मोटा मोटा ये सब पूरी तैयारी, साउंड प्रूफिंग सबसे मेजर चीज़ था। भैया उस समय 1,00,000 रुपया हमको दिए थे स्टूडियो बनाने के लिए। बोले थे कि तुम पहले हाथ लगाओ ना, हम सब धीरे धीरे करके देंगे। असल में उनका भी सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम उनका था कि उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता था, जब वो प्रोजेक्ट करते थे कंप्लीट तो फिर उनको पेमेंट आता था। तो उनका कोई सैलरी तो था नहीं, फ्रीलांसर थे वो, तो उनको पेमेंट भी उसी हिसाब से आता था। लेकिन देखिए मेरे काम करने का तरीका एक अलग था। मैं कोशिश करता था कि किसी प्रोजेक्ट में अगर हाथ डालना है तो एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट में जो फंड लगना है एट लास्ट वो एट वंस इकट्ठा हो जाए, उसके बाद आदमी धीरे धीरे खर्च करते रहे, और होना भी यही चाहिए। देखिए ICICI बैंक वाले क्या, मैं 75 लाख उनसे मांगा इस प्रोजेक्ट के लिए, वो हमको दिए 13 लाख और बोले कि धीरे धीरे आप कीजिए ना, हम आपको दे देंगे, आपको जैसे पैसे का जरूरत हो वैसे दे देंगे, अगर एडवांस आप ले लीजिएगा तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। बहुत बुद्धिमानी से हमको अपने जाल में फंसाए थे। देखिए किसी को आप इनिशियल स्टेज में तो जाल में आप फंसा लीजिएगा, लेकिन वक्त आएगा कि आप खुद अगर धोखा किसी को दे रहे हैं तो आप खुद जाल में फंस जाइएगा। आज 9 लोग एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं, 420 के क्रिमिनल सेक्शन है। सोचिए अगर सजा हो जाएगी तो जेल, और गलत वो किए हैं और कितना चीज से बच जाएंगे। मान लीजिए ये पेपर वो पेपर, लेकिन क्या वो इससे बचेंगे? जिस आदमी का ITR 6 लाख का है उसको तुम 23 लाख का EMI कैसे लगा दिए? कहां से वो देगा? इसका जवाब आप क्या देंगे कोर्ट को? वहां पे तो जज साहब समझेंगे ना कि भाई जिसकी आमदनी 6 लाख रुपया उसको तुम, और क्या वजह है कि एक ही आदमी को तुम बार बार लोन देते हो भाई, हर 6 महीना पे लोन देते हो, हर साल भर में लोन देते हो, मतलब कुछ वजह है, तुमको आदमी दूसरा नहीं मिला। कभी किसी वजह बना के लोन दे रहे हो, कभी बैलेंस शीट को आधार बना रहे हो, कभी ITR को आधार बना रहे हो, कभी एडवांस टैक्स जमा करा रहे हो, मतलब कुछ है राज। तुम इस आदमी के पीछे क्यों लगे हुए हो? तुमको और आदमी नहीं मिल रहा है क्या? इतना बड़ा दुनिया है, लोन देने के लिए एक ही आदमी पे भिड़े हुए हो, 4 साल से बराबर 7 बार, और अंत में तो वो लोग इतना बड़ा गलती कर दिया, लास्ट लोन सिर्फ 6 लाख के ITR पे किया, 23 लाख का EMI लगा दिया। इसका जवाब कहाँ आप दीजिएगा? कहीं ना कहीं तो आप चुप हो जाइएगा, और जहाँ आप चुप होइएगा तो नुकसान आपके लिए होगा। देखिए यही गलती यहाँ भी हो गई थोड़ी स्टूडियो में भैया क्या बोले, अब यहाँ भाई वाली बात थी, कोई बैंक वाली बात तो थी नहीं, और हमको भैया के बारे में मालूम था। वो काम करते हैं, उनको एक बार 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा पेमेंट उनको रिलीज होता है जब वो अपना प्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, सबमिट करते हैं, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो फिल्म डिवीजन हो, चाहे वो अपना भी कोई काम कर रहे हो। उनका चूँकि कोई सैलरी तो उनका था नहीं, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, फ्रीलांसर थे। तो हमको उन पर विश्वास था कि चलो भैया बोल रहे हैं 1 लाख दिए, अभी तो वुडन वर्क के लिए 1 लाख काफ़ी है। जो वुडन वर्क, हमको साउंड प्रूफिंग मेन काम था ना, सबसे पहले हमको साउंड प्रूफिंग करना था, तो उसके लिए काफ़ी था।
तो हम उसमें से स्टार्ट किए, पहले लकड़ी गिरवाए, उसके बाद कारपेंटर लोग को लगा दिए, 4 कारपेंटर लग गया, और उसको बोले कि पहले तुमको कुछ नहीं करना है, दीवार में पूरा फ्रेमिंग कर दो, मतलब 1.5 इंच बाई 1 इंच का फ्रेमिंग। उस फ्रेमिंग पे वो जो कुन्नी वाला छेद वाला परफोरेटेड बोर्ड आता है ना, तो उसके हर एक छेद को ड्रिल मशीन से हम उसमें लग गए। मतलब कारपेंटर लोग क्या काम कर रहा था, फ्रेमिंग बनाने का काम कर रहा था, और वो जो 2 बाई 2 का या 1.5 बाई 1.5 का जो ये आता है टाइल्स आता है परफोरेट, उसमें छेद रहता है लेकिन पूरा आर पार छेद नहीं रहता है, छेद ऐसा दिखेगा आपको, आप साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में देखिएगा। लेकिन उसमें क्या है कि ड्रिल मशीन में 2 सूत का बीट लगा दिया, उस सारे छेद को मेरा यही काम था कि सारे छेद को पहले जमीन पे बैठ के आर पार करना चालू किए, सब छेद को आर पार कर दिए उस बोर्ड में। और उसके बाद जब पूरा फ्रेमिंग कंप्लीट हो गया, तो जब दीवार में 2 बाई 2 का फ्रेमिंग हो गया, फ्रेम टाइट हो गया, तो उसमें 1 इंच का मोटा फोम, हाई डेंसिटी का फोम ले लिए और उसका टुकड़ा काट के पूरे उसमें दीवार में पेस्ट कर दिए उसको। अब फोम को पेस्ट करने के लिए बोस्टिक जो सुलेशन आता है ना, जिससे जो मैंने जो रबर वगैरह पेस्ट करने का जो आता है, उसको दीवार में लगा के और फोम को रख देते थे, चिपक जाता था। और उसके बाद ये जो छेद किया हुआ परफोरेटेड बोर्ड है, उस फ्रेम पे उसको कस दिए। अब देखिए, जो भी साउंड अब बात कीजिएगा तो साउंड अंदर जाएगा, फोम से वो उलझ के रह जाएगा, साउंड रिटर्न बैक नहीं आ पाएगा। तो और दूसरा, दरवाज़ा वगैरह को बिल्कुल उधर से भी मोटा किए और अंदर से भी मोटा किए। पहले तो वो 1.5 इंच का पतला दरवाज़ा था, उसको 3 इंच कर दिए, उधर से भी मोटा किए, इधर से भी मोटा करके, और एकदम साउंड प्रूफ, मतलब बाहर कोई भी आवाज़ आए अंदर नहीं आ सकता है, और अंदर कितना भी म्यूज़िक बजे बाहर नहीं जा सकता है। ये काम जब मेरा कंप्लीट हो गया, इसमें हमको लगता है कि 6 महीना लग गया। उसके बाद भाई एसी लगाना मस्ट था, इसलिए कि विदाउट एक एयर कंडीशन आपको मेन हॉल में चाहिए था और एक कंट्रोल में, 2 एसी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट था। भैया को बोले कि भैया एसी का मस्ट है, इसलिए कि अंदर वो रहना मुश्किल है, क्योंकि वो बोर्ड का इतना झांस आता था, आँख पे बहुत लगता था, क्योंकि नया सब था ना, तो उसको, और उसमें वर्क करना मुश्किल, कारपेट उर्पेट लग गया, मतलब स्टूडियो कंप्लीट था, उसमें इक्विपमेंट नहीं था और एसी नहीं था, 2 चीज़ की कमी थी। उसके बाद भैया को बोले कि भैया इसमें एसी तो मस्ट है, लेकिन कुछ भैया का भी प्रॉब्लम था, उनका प्रोजेक्ट कुछ अटक गया होगा, पेमेंट कुछ उनको नहीं रिलीज हुआ होगा कहीं से, तो वो थोड़ा सा अभी ध्यान देना छोड़ दिए, क्योंकि पैसे की बात थी। और इसके अंदर में क्या वजह हुआ, एक वजह ये भी था कि भाभी बोली कि क्यों तुम इन्वेस्टमेंट पटना में कर रहे हो, हम लोग रहते हैं मुंबई में, पटना में करोगे तो पटना में तो सब ये हो जाएगा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो बेकार चला जाएगा। और भैया में एक फीलिंग दूसरा था, उनका ये सोचना था कि अगर पटना में हम ये स्टूडियो डेवलप कर देंगे तो मेरा मुंबई और पटना आना जाना बना रहेगा, और मदर फादर से वो मिलते जुलते रहेंगे। देखिए, मदर फादर से उनका काफ़ी अटैचमेंट था, फैमिली से उनका बहुत अटैचमेंट था, और रहते थे वो मुंबई में, तो उनका सोच यहाँ पे दूसरा था। वो जब भी पटना आते थे ना, तो पटना दूरदर्शन हो या पटना रेडियो स्टेशन हो, वहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ अपना काम निकाल लेते थे, और वो काम निकालने के पीछे उनका मेन मकसद यही होता था कि इसी बहाने 1 आध महीना हमको पटना रहने का मौका मिले मम्मी पापा के साथ। देखिए, ये बहुत इमोशनल बात है। मदर से उनका अटैचमेंट बहुत था, फादर से अटैचमेंट था, फैमिली से अटैचमेंट था, और मुंबई में वो रहते भले थे लेकिन दिल उनका यहाँ रहता था। और भाभी को ये चीज़ अखरने लगा कि तुम पटना में क्यों इन्वेस्टमेंट कर दिए, वही इन्वेस्टमेंट उनका कहना था तुम मुंबई में करते। उनका वही, देखिए, जो अटैचमेंट बेटा का माँ बाप से और उसके परिवार से, भाई से होगा, जाहिर सी बात है उसकी पत्नी का तो होना नहीं है, ये बट नेचुरल है, अपवाद लेकिन इसमें है। सबको इसको मत लीजिएगा कि सब एक ही तरह का होता है, लेकिन मैक्सिमम इस तरह का देखा गया है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होने लगा। अब तो मैं स्टूडियो, मेरा टारगेट क्या था कि भैया क्या बोले थे कि तुम स्टूडियो कंप्लीट कर दो। वो जानते थे कि मेरी कैपेबिलिटी पे 2 राय उनकी नहीं थी, वो जानते थे कि संजीव इस काम को कर सकता है और संजीव कर देगा। लेकिन हमको जो फंड मिला था, उस फंड का यूटिलाइज जितना हम कर सकते थे, तो उसमें क्या हुआ, वुडन वर्क, साउंड प्रूफिंग कंप्लीट हो गया, कारपेट भी मैंने बिछा दिया,
पूरा साउंड प्रूफ। अब उसमें ज़रूरत था एसी का और इक्विपमेंट का। अब तो मेजर पार्ट इक्विपमेंट है ना, जो रिकॉर्डिंग मशीन आएगा, केबल्स लगेगा, माइक्स लगेगा, मिक्सचर मशीन होगा, उसके बाद जो भी है इको का मशीन आता है, कंप्रेसर आता है, मतलब ये सारा इक्विपमेंट का अब जरूरत था। ये कॉस्टली बने, उस समय भी 1.5 लाख 2 लाख रुपया का जरूरत उसमें और था इक्विपमेंट का। और 2 एयर कंडीशन अगर विंडो भी लगाते हैं तो उस समय भी 50,000 रुपया में 2 एसी आता। अब हम भैया को बोले कि भैया देखिए यहाँ तो ये कंप्लीट हो गया है, आप जल्दी से फंड भेजिए, पहले तो एसी लगाना मस्ट है, पहले तो 50,000 भेज ही दीजिए। और चूंकि सारा जो इक्विपमेंट है वो मुंबई से ही लेना था, लेमिंगटन रोड में उसका, अभी करेक्ट लोकेशन याद नहीं आ रहा है उसका, वहाँ पे मार्केट है जहाँ सारा इक्विपमेंट मिलता है। क्योंकि मुंबई जो है सो फिल्म इंडस्ट्री का अड्डा है और उससे रिलेटेड जितना चीज़ है वो मुंबई में आपको उपलब्ध है। तो वो काम तो वहीं का था, तो वो फंड वहीं से लेते, वहीं से परचेज होता और यहाँ आता इंस्टॉल करते। इसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाती। उसके बाद उनका कहना था कि मुंबई से रिकॉर्डिस्ट आता और स्टूडियो को चलाता और मेरा काम था कि भाई इसको उनको पूरा बना के सौंप देना। अब प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हो गया। अब भाभी रोक लगा दी। अब रोक लगा दी तो वहाँ से फंड रुक गया। अब यहाँ नीचे का जो मकान है वो इंगेज हो गया, मतलब अब वो रेसिडेंशियल पर्पस का ना रहा ना कॉमर्शियल पर्पस का रहा। मतलब एक कहावत है, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, वो स्थिति हो गई। मतलब अब उस घर का इस्तेमाल किसी रेंट पे भी आप नहीं लगा सकते हैं, कौन आदमी उसको रेंट लेगा, वो तो पूरा एकदम पैक हो गया मकान, तो रेंट पे भी आप नहीं उसको दे सकते हैं और कॉमर्शियल पर्पस भी उसका पूरा नहीं हुआ। और इधर अब समय बीतने लगा। अब समय बीतते बीतते इतना समय 1 साल बीत गया। अब हम फिर से आईएएस की तैयारी में थोड़ा टाइम देना चालू किए और इधर मेरे फादर जब रिटायर किए 97 में, तो वो देख के अफसोस करने लगे हमेशा घर, उस नीचे वाले घर को, कि भाई मेरा पूरा मकान फंस गया। अगर ये मकान में ये नहीं हुआ रहता तो कम से कम रेंट पे लगा देते, 10,000 महीना तो रेंट का भी आ जाता। और उधर भैया भी फंड देना रोक दिए, वो भी क्या करें, उनकी वाइफ रोक दी तो अब क्या करें, वो भी मजबूर थे, वो उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई, उनका भी पैसा फंस गया, नीचे का मकान भी फंस गया। और फादर जब रिटायर हो के पूरी समय घर में रहने लगे तो वो डेली हार्ट के पेशेंट फादर हो चुके थे ऑलरेडी, वो तो 94 या 95 में हो चुके थे। तो अब हम एकदम टेंशन में आ गए, अब हम करें तो क्या करें, आखिर भैया भी अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर भी वाकई फंस के रह गया है। अब ये तो आईसीआईसी बैंक का धोखा वाला बात नहीं था कि आप उसको केस मुकदमा कर दीजिएगा, ये तो परिवार वाली बात थी। अब इससे का क्या सॉल्यूशन निकालें, अब हम इस चक्कर में बुरी तरह फंस गए। इसको आगे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि आज का वक्त जो है, देखिए बातों बातों में लोग बोलते हैं आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, अधिकतर नहीं बोलते हैं, ये कुछ लोगों की शिकायत कभी कभी आती है, लेकिन काफ़ी लोगों को मेरे बातों में मन लग रहा है। देखिए यहाँ भी कुछ लेसन है इस स्टोरी में, आप इसको सुनिएगा, अगर एक बार नहीं तो दोबारा सुनिएगा, देखना नहीं तो सुनना जरूर, सुनने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।